ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। आज डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स के कुछ रिमेनिंग पार्ट को पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं, मतलब दोनों का मिला जुला रहेगा आज का क्लास। यहाँ पर सबसे पहले है एसिड प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस। डीबीएमएस के एसिड प्रॉपर्टीज की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है राजीव कुमार जी, बहुत वास्ट सिलेबस है, कितना रिकॉल किया जा सकता है। आगे बढ़ते जाइए और आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एसिड प्रॉपर्टीज। डीबीएमएस में एसिड प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। मृदुल कुमार जी बिल्कुल होगा, लेकिन अभी जैसा चल रहा है वैसे आप चलने दीजिए। ठीक है, आपके कहने से ना तो घटाया जाएगा ना बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है एज पर द स्टडी प्लान ही चल रहा है और 4 साल का सिलेबस पढ़ना होता है। थोड़ा आप भी लोग भी एफर्ट लगाइए आप अपना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एकदम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए। चार साल 5 साल में जितनी किताबें पढ़नी होती हैं, एक सेमेस्टर 6-6 महीने का होता है, उसमें 3-4 सब्जेक्ट ही मात्र पढ़ना होता था। यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन की जरूरत है सारे टॉपिक्स की, और वो भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने एप्लीकेशन फिल हुए हैं इसका कोई डेटा नहीं आया है। ठीक है, क्षितिज सिंह क्या लिखे हैं? 4.5 लाख 6 लाख। अच्छा, फॉर्म अप्लाई। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब एसिड प्रॉपर्टीज की। वी आर टॉकिंग अबाउट, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को एक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है, एक काम का एक छोटा सा हिस्सा समझा जाता है। और उसके बाद दरअसल ट्रांजैक्शन में होता क्या है, डेटा कंटेंट्स, डेटाबेस में जो कंटेंट्स होते हैं उसका मॉडिफिकेशन होता है। और ट्रांजैक्शन क्यों होता है, कोई भी रीड राइट ऑपरेशन होता है उसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल सी बात समझिए, ये एसिड प्रॉपर्टी होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, इसको इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो या तो ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होगा या बिल्कुल नहीं होगा। दो ही ऑप्शन होता है यहाँ पे, या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट या इनकम्प्लीट, मतलब वो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, नॉट हैपन एट ऑल। इसको कहा जाता है एटॉमिसिटी। द इंटायर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एट वंस और डज नॉट हैपन एट ऑल। अगर किसी भी सिचुएशन में ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ ही नहीं, उसे मान लिया जाता है कि ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। तो या तो दो ऑप्शन है, या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड या ट्रांजैक्शन नॉट हैपेंड। ठीक है, इसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। इसका सीधा मतलब ये होता है कि करेक्ट डेटा जो होगा वो करेक्ट होना चाहिए, पहले भी और बाद में भी। एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये समझिए आप, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है करेक्टनेस। डेटा पहले भी करेक्ट होना चाहिए और बाद में भी, आफ्टर अपडेशन भी करेक्ट होना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब होता है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आकर इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस। आइसोलेशन मतलब होता है सब अलग अलग, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या मल्टीपल प्रोसेसिंग्स हो रहे हैं या मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो सब अलग अलग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन दूसरे को इंटरफेयर नहीं करता है। तो आइसोलेशन ये डीबीएमएस का प्रॉपर्टी क्यों है
क्योंकि एक डेटाबेस को कंसिस्टेंट होना जरूरी है। एक डेटाबेस को ऐसा ना हो कि एक डेटा दूसरे डेटा को प्रभावित करे। मतलब अगर कोई भी एक डेटा है, कोई भी एक ट्रांजैक्शन है, वो दूसरे को इफेक्ट ना करे, तो सभी डेटा प्रोसेसिंग अलग अलग हो, इंडिपेंडेंटली हो, उसको यहाँ पर आइसोलेशन कहा जाता है। मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन आकर इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरफेरेंस, किसी भी इंटरफेरेंस के बिना। ठीक है। और यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर सिस्टम फेल हो जाए, नेटवर्क फेल हो जाए, इंटरनेट फेल हो जाए, उसके बावजूद भी डेटा में जो चेंजेस हुए हैं या जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो सक्सेसफुली सेव होना चाहिए। तो चेंजेस ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अकर्स इवन इफ द सिस्टम फेल्योर अकर्स। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डेटाबेस में जो चेंजेस हुए हैं वो परमानेंटली सेव होना चाहिए। इवन सिस्टम फेल्योर अकर्स, नेटवर्क फेल्योर अकर्स, एनी टाइप ऑफ फेल्योर। तो डेटाबेस के लिए, ठीक है, डेटाबेस के एफिशिएंट यूज के लिए या डेटाबेस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज बनाने के लिए यहाँ पर एसिड प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। एसिड का मतलब यहाँ पर एटॉमिक, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ याद भी रखना पड़ेगा आपको, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अब इस एसिड प्रॉपर्टी का अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन कल शायद हमने कराया भी था, a transaction is a single logical unit of work that accesses and possibly modifies the contents of a database। डेटाबेस के अंदर सेव जो भी डेटा है उसके डेटा को मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, उसमें अपडेट करना, ये ट्रांजैक्शन एक प्रोसेस होता है जिसको ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। ट्रांजैक्शन एक्सेस डेटा यूजिंग रीड एंड राइट ऑपरेशन। ये दो ऑपरेशंस के माध्यम से डेटा को एक्सेस करते हैं ट्रांजैक्शंस में, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। आइदर रीड और राइट, दो ही ऑपरेशन होता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन डेटाबेस बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन सर्टेन प्रॉपर्टीज आर फॉलोड। जो प्रॉपर्टी कौन है? एसिड प्रॉपर्टी। तो डेटाबेस की करेक्टनेस को बनाए रखने के लिए डेटाबेस शुड बी करेक्ट, ठीक है, डेटा शुड बी करेक्ट। तो उसकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए ट्रांजैक्शंस के पहले और बाद में कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो किया जाता है जिसको कहा जाता है एसिड प्रॉपर्टी। ठीक है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। तो ये याद रखना है एसिड। अब एक एक करके हम थोड़े से इसके बारे में चर्चा करते हैं। एटॉमिसिटी में सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है, ट्रांजैक्शंस डू नॉट अकर पार्शियली। कभी भी ट्रांजैक्शन पार्शियल नहीं होता है। जैसे या तो आप पैसे निकाल रहे होते हैं, मतलब मान लीजिए एक रियल टाइम एग्जांपल ले लिया, अगर आप अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो या तो अकाउंट से फंड ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है, या फिर नहीं होता है। ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस जो होता है डू नॉट अकर पार्शियली। ईच ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड एज one unit and either runs to completion or is not executed at all। इसका मतलब आपको मैंने क्या बताया कि या तो वो परफॉर्म हो जाएगा या नहीं होगा। यहाँ पर दो ही ऑप्शन होता है, तीसरा ऑप्शन इसके बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। बीच का ऑप्शन मतलब पार्शियली नहीं होता। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमेशा क्या होगा, या तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल या ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल, यही दो ऑप्शन होता है। ठीक है। तो इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, एटॉमिसिटी में दो ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन सा? अबॉर्ट और कमिट। ठीक है। अबॉर्ट या कमिट। ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया, इफ अ ट्रांजैक्शन अबॉर्ट्स, अगर ट्रांजैक्शन क्या हो गया, फेल हो गया, चेंजेस मेड टू द डेटाबेस आर नॉट विजिबल। और एक होता है कमिट, इफ अ ट्रांजैक्शन कमिट्स, चेंजेस मेड आर विजिबल। मतलब अबॉर्ट के केस में क्या हुआ कि कुछ भी चेंजेस हुआ ही नहीं। अबॉर्ट के केस में ट्रांजैक्शन अबॉर्ट, तो वो चेंजेस जो भी हुआ होगा विजिबल नहीं है। कमिट के केस में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ तो वहां पर जो चेंजेस हुआ वो विजिबल है। ठीक है। इसका एक और यहाँ पर आप देखेंगे, एटॉमिसिटी को और क्या कहा जाता है? ऑल और नथिंग रूल भी कहा जाता है। ऑल और नथिंग रूल मतलब ऑल मतलब या तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है और नथिंग या तो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर होता है, अबॉर्ट,
ठीक है, या कमिट। कमिट मतलब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल और अबॉर्ट मतलब ट्रांजेक्शन फेल्ड। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा एटॉमिसिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एटॉमिसिटी मतलब ऑल और नन के यहां पर कॉन्सेप्ट यूज होता है, ऑल और नन। इसको हम क्या कहेंगे? ऑल और नन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की। ठीक है, एटॉमिक, इसमें एक एग्जांपल भी आपको यहां पर बताया गया है। यहां पर मान लीजिए कि दो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन टी, ठीक है, T1 एंड T2। दो ट्रांजैक्शन है, कोई ट्रांजैक्शन है टी जिसमें क्या है? ट्रांजैक्शन T1 एंड T2। तो यहां पर एक बात आपको समझना है कि ट्रांजैक्शन T1 एंड ट्रांजैक्शन T2, ठीक है, मतलब बिफोर यहां पर अमाउंट है 500, ठीक है, और बी मतलब ए के पास अमाउंट है 500, या ए कोई अकाउंट है उसमें 500 अमाउंट है, ठीक है, और बी अकाउंट में कितना है? 200 है। ठीक है, तो जब T1 क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, तो पहले रीड ए इक्वल टू ए माइनस 100। अब इसमें से क्या हो रहा है? 100 रुपीज ट्रांसफर हो रहा है इस अकाउंट में, मतलब ट्रांसफरिंग 100 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 100 रुपीज ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ? रीड ऑपरेशन यहां पे हुआ। आपको पता है दो ही ऑपरेशन होता है, रीड और राइट ऑपरेशन। तो रीड ए मतलब 500 एंड ए इक्वल टू ए माइनस 100, ठीक है, एंड राइट ए। तो आफ्टर ट्रांजेक्शन कितना हो गया? 400 यहां पर अकाउंट ए में बचा, एंड 100 रुपीज यहां पर, यहां क्या हुआ? T2 रीड बी, ठीक है, मतलब 200 रुपए। बी इक्वल टू बी प्लस 100 मतलब 100 यहां पर क्या हो गया? 100 अपडेट हो गया। राइट बी मतलब 300। यहां पर एक बात आप समझिए कि यहां पर ट्रांजेक्शन क्या हुआ? 100 ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक बात और चेक किया जाता है, बिफोर एंड आफ्टर डेटा मस्ट बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब करेक्ट होना चाहिए। जैसे ए और बी को आप जोड़ेंगे तो 700 है पहले भी, और बाद में भी 400 प्लस 300 700। तो ये डेटा की करेक्टनेस को शो करता है। क्या शो करता है? डेटा के करेक्टनेस को। तो इसलिए यहां पर आप कहेंगे उसको कंसिस्टेंसी कहा जाएगा। ठीक है, एटॉमिसिटी के बाद कंसिस्टेंसी है। ठीक है, एक बात समझिए यहां पे, कंसिस्टेंसी मींस इंटीग्रिटी कांस्टेंट का यूज यहां पर किया जाता है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट मस्ट बी मेंटेन्ड सो दैट डेटा मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। हमने क्या बताया? बिफोर ट्रांजेक्शन इट वाज 700, आफ्टर ट्रांजेक्शन इट वाज 700। ठीक है, यहां पर आपको एग्जांपल में दिखाया गया है, मतलब टोटल बिफोर टी अकर्स मतलब ट्रांजेक्शन से पहले क्या था? 700, एंड द टोटल आफ्टर द टी अकर्स मतलब ट्रांजेक्शन के बाद 400 प्लस 300 मतलब 700। तो इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंसी। तो डेटा में ये जो कंसिस्टेंसी जो होता है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब होता है करेक्टनेस ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस की करेक्टनेस, इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, एंड डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो कॉन्स्ट्रेंट यूज किए जाते हैं वो कॉन्स्ट्रेंट है, जैसे यूनिक कीज मतलब प्राइमरी की एंड फॉरेन की मस्ट बी मेंटेन टू इंश्योर डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो यहां पर मेंटेन किया जाता है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। उसके बाद आप देखेंगे आइसोलेशन। तो एक प्रॉपर्टी है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है? अगर मल्टीपल प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं या मल्टीपल ट्रांजेक्शन भी एक प्रोसेस ही है, तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ अकर हो रहे हैं, T1, T2, T3 मींस मल्टीपल ट्रांजेक्शंस आर अकर कंकरेंटली विदाउट लीडिंग टू द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस स्टेट। मतलब
एक दूसरे को ये इंटरफेयर नहीं करेगा। ये डेटा T1, T2 एंड T3 ये सब इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन आकर इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस, इसको हम कहते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अगर चेंज किया गया किसी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन में तो वो किसी अन्य ट्रांजेक्शन में विजिबल नहीं होगा। जिस ट्रांजेक्शन में डेटा चेंज हो रहा है वही वो विजिबल होगा। ठीक है, तो यहां पर आप ये समझिए कि आइसोलेशन इज अ डेटाबेस प्रॉपर्टी, जो यहां पर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, नॉन इंटरफेरेंस इन द ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस क्या है, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म हो रहे हैं। और लास्ट यहां पर था एसिड प्रॉपर्टी का ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो उस अपडेट को, डेटा अपडेट को परमानेंटली अपडेट कर दिया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में, जो परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है, और इसलिए अगर ट्रांजेक्शन लॉस्ट भी हो रहा है तो ट्रांजेक्शन का स्टेट जो सेव है वो लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे समटाइम्स ट्रांजेक्शन फेलियर होता है, लेकिन अगर आपका ट्रांजेक्शन वहां पर परफॉर्म हुआ है, मतलब तो वो स्टेट वहीं पर सेव रहता है और आप जाकर के स्टेटस चेक करते हैं तो दोबारा से वहीं से क्या होता है, रिज्यूम हो जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी इसको हम कहते हैं, इस डेटाबेस प्रॉपर्टी को ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट once the transaction has completed execution, the updates and modification to the database are stored and written into the disk and they persist even system failure occurs। जो भी अपडेट हुए डेटा में, डेटा जो भी चेंज हुआ, मॉडिफाई हुआ, मतलब अपडेट हुआ, वो डिस्क में सेव हो जाता है और सिस्टम फेलियर के बावजूद भी वो डेटा क्या करता है, परसिस्ट करता है, डेटा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, these updates now become permanent and are stored in non-volatile memory. The effects of the transaction thus we never lost। ट्रांजेक्शन जो हुआ और उससे रिलेटेड डेटा है और कभी लॉस नहीं होगा, इस फीचर को कहा जाता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता दूं, दोबारा से ध्यान देंगे जो लोग बाद में आए हैं। एसिड प्रॉपर्टी है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि या तो ट्रांजेक्शन पूरे तरीके से सक्सेसफुल हुआ या ट्रांजेक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ। मतलब देयर आर ओनली टू स्टेट, आइदर ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, मतलब आइदर ट्रांजेक्शन हैपेंड, और नहीं तो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, मतलब ऑल या नन का कॉन्सेप्ट यहां पे होता है। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑल या नन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है करेक्टनेस ऑफ डेटाबेस शुड बी मेंटेन। करेक्टनेस मतलब एवरी ट्रांजेक्शन, एवरी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन में ये देखा जाता है कि बिफोर ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन डेटा शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब करेक्ट, तो पहले और बाद में भी, ट्रांजेक्शन से बिफोर ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन, दिस फीचर इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन का मतलब होता है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शंस जब होते हैं एक साथ, तो एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डेटा है वो ओवरलैप नहीं होगा या दूसरे ट्रांजेक्शन से वो क्या होगा, पे डिपेंड नहीं होगा, दूसरे ट्रांजेक्शन पर वो विजिबल नहीं होगा। तो आइसोलेशन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शंस। जब भी मल्टीपल ट्रांजेक्शंस होते हैं तो वो सभी ट्रांजेक्शंस क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ना कि मिले जुले रूप से। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर सिस्टम फेल भी हो जाए, नेटवर्क फेल भी हो जाए, तो जो भी डेटाबेस में चेंजेस हुआ है उसको सक्सेसफुली सेव कर देना। ठीक है, ये एक फीचर है डेटाबेस का कि सारे डेटा ऑलरेडी सेव रहते हैं, मतलब सिस्टम फेल भी करता है तब भी डेटा ऑलरेडी सेव रहता है परमानेंटली, डेटा पर कोई उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो एसिड प्रॉपर्टीज यहां पर है जो डेटाबेस को और भी ज्यादा कन्वीनियंट और यूजफुल बनाता है। ठीक है, क्या इसमें कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग, एनीबडी।
ड्यूरेबल, इसको देखिए ड्यूरेबिलिटी एक फीचर है डेटाबेस का। इस फीचर का मतलब होता है कि अगर डेटाबेस में कोई चेंजेस हुए या ट्रांजैक्शन, व्हेन ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ट्रांजैक्शन मतलब यहाँ पैसे निकालने से नहीं है, एनीथिंग एनीथिंग इज हैपनिंग विद द डेटाबेसेस। तो ऐसे में डेटाबेस में जो भी बदलाव हुआ है वो बदलाव आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, परमानेंटली स्टोर्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिस्टम फेलियर के केस में आपका डेटाबेस का भी डेटा इनकरेक्ट हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है। एसिड प्रॉपर्टी कहां यूज होता है? एसिड प्रॉपर्टी डेटाबेस, जहां भी डेटाबेस यूज होता है हर जगह एसिड प्रॉपर्टी यूज होता है। मतलब एक डेटाबेस इतना यूजफुल हो ही नहीं सकता विदाउट एसिड प्रॉपर्टी। सुभाष प्रसाद कह रहे हैं रियल ट्रांसफर में अमाउंट कट जाता है बट दूसरे के अकाउंट नहीं जाता है कभी कभी। हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो वो वहीं पर क्या रहता है, उसको उसको हम ट्रांजैक्शन के हिसाब से कहेंगे कि ट्रांजैक्शन वाज नॉट सक्सेसफुल। मतलब दो ही चीज होगा ना, या तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल या नॉट सक्सेसफुल। और ऐसे में वो डेटा क्या रहता है, डेटा सेव रहता है। एसिड प्रॉपर्टी के बाद यहां पर थोड़ी सी और चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यहां पर एटॉमिसिटी जो प्रॉपर्टी है, एवरी प्रॉपर्टी हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इससे जुड़ा क्या है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हाइल मेंटेनिंग द प्रॉपर्टीज। ठीक है। जैसे एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी एक्ट एज ए ट्रांजैक्शन मैनेजर। एटॉमिसिटी क्या है, एक तरीके से ट्रांजैक्शन मैनेजर है। ट्रांजैक्शन मैनेजर मतलब ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ, काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है यहां पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। ठीक है। आइसोलेशन, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर। एंड मतलब इस प्रॉपर्टी की से रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी, रिकवरी मैनेजर्स। ठीक है। रिकवरी मैनेजर्स मतलब कि डेटा in the case of system failure, internet failure, network failure, data must be permanently saved। और डेटा को आप देख सकते हैं, डेटा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता या नहीं पड़ना चाहिए। आप ऐसा समझिए कि डेटा शुड नॉट बी इंपेक्टेड वाइल सिस्टम फेल्योर, नेटवर्क फेल्योर। अगर ऐसा होगा तो फिर तो कोई एप्लीकेशन जहां पर डेटाबेस का काम है वो प्रॉपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी कोई फेलियर अकर हो सकता है, बीपीएससी के एग्जामिनेशन फॉर्म के जैसा। और जब वो फेलियर अकर हो जाएगा तो फिर वहां पर हम क्या कहेंगे, वहां पे कहेंगे कि डेटाबेस में ड्यूरेबिलिटी नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, हम क्या कहेंगे, एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी नहीं है। ठीक है। तो एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स किसी भी एप्लीकेशन में होना चाहिए जहां पर डेटाबेस का काम हो रहा है। और खासकर जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के केस में यहां पर क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, पूरा काम इसका क्या है, एक सिंपल फॉर्म डिजाइन किया हुआ है। तो फॉर्म क्या है, एक सिंपल एक फ्रंट एंड डिजाइन है, लेकिन सबसे बड़ा काम क्या है, उस फ्रंट एंड से रिलेटेड डेटाबेस की कनेक्टिविटी और डेटाबेस। ठीक है। मेंटेनिंग द डेटाबेस, कि ऐसा नहीं हो कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, दोबारा आपका लॉगिन ही नहीं हो रहा है। ठीक है। आपने लॉगिन कर दिया और उसके बाद पता चला कि आप उसमें, मतलब देयर आर मेनी इशूज जो आपने लास्ट 15-20 दिनों में देखा होगा। वो सारे इशूज किसके थे, कहीं ना कहीं डेटाबेस के या फिर आपके कनेक्टिविटीज के इशूज थे। तो प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी, ट्रांजैक्शन मैनेजर, कंसिस्टेंसी, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, आइसोलेशन, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर,
एंड ड्यूरेबिलिटी रिकवरी मैनेजर। हम लोग आगे बढ़ेंगे। एडवांटेज क्या है, हम लोग एडवांटेज की अगर बात करें कि एडवांटेज ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एसिड प्रॉपर्टी की एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टी इंश्योर दैट द डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट आफ्टर एनी ट्रांजेक्शन या आफ्टर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन। मतलब ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई ट्रांजेक्शन होना। तो यहां पर आपको ये समझना है कि डेटा कंसिस्टेंसी क्या है। डेटा कंसिस्टेंसी है कि डेटा मस्ट बी एक्यूरेट और करेक्ट आफ्टर एनी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन या एनी ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन के बावजूद भी डेटा होना चाहिए वो रिमेन कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा डेटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, उसके बाद है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या मेंटेन करता है, डेटा इंटीग्रिटी, एसिड प्रॉपर्टीज मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा बाय इंश्योरिंग दैट एनी चेंजेस टू द डेटाबेस आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी लॉस्ट। मतलब यहां पर आपने ड्यूरेबिलिटी में क्या देखा, ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी को कि अगर कोई भी चेंजेस हुआ है डेटाबेस में दैट इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी लॉस्ट, मतलब इन द केस ऑफ सिस्टम फेल्योर, नेटवर्क फेल्योर, इट कैन नॉट बी लॉस्ट। तो ये डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, तो डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो एसिड प्रॉपर्टी का जो आपका एडवांटेज है वो क्या है, कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल क्या है, जब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो इसको कैसे किया जाता है, इसके लिए एसिड प्रॉपर्टी क्या है, आइसोलेशन है। क्या है इसके लिए, आइसोलेशन है। तो एसिड प्रॉपर्टी हेल्प टू मैनेज मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अकरिंग कंकरेंटली बाय प्रिवेंटिंग इंटरफेरेंसेस बिटवीन देम। तो यहाँ पर एसिड प्रॉपर्टी में ये कौन सा प्रॉपर्टी इसके लिए काम करता है, आइसोलेशन इसके लिए काम करता है। यहाँ पर अगर हम देखें डेटा इंटीग्रिटी के लिए क्या काम करता है, पहले यहां पर एटॉमिसिटी है। ठीक है, एटॉमिसिटी है। डेटा इंटीग्रिटी के लिए एसिड प्रॉपर्टी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा बाय इंश्योरिंग दैट, ये आपका कंसिस्टेंसी है। क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी के द्वारा ये मेंटेन हो रहा है और ये एटॉमिसिटी के द्वारा। ठीक है, ये आइसोलेशन के द्वारा। और रिकवरी कैसे मेंटेन हो रहा है, ड्यूरेबिलिटी के द्वारा। किसके द्वारा, ड्यूरेबिलिटी। तो रिकवरी मींस एसिड प्रॉपर्टी इंश्योर दैट इन केस ऑफ एनी फेल्योर क्रैश द सिस्टम कैन रिकवर द डेटा अप टू द पॉइंट, ठीक है, ऑफ फेल्योर और क्रैश। तो जब सिस्टम फेल होता है या आप जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, रियल टाइम एग्जांपल में देखिए कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन फेल्योर हो जाता है, सपोज आपके अकाउंट से फंड डिडक्ट हो गया, तो उस पॉइंट तक ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि डेटाबेस का ये फीचर उस पॉइंट तक के डेटा को सेव रखता है, सो दैट कि उसको दोबारा से अगर देखा जाए तो कहां पर फेल हुआ है और उसको सेटल किया जा सके। ठीक है, तो ये है रिकवरी। तो ये आपका हुआ प्रॉपर्टीज, एसिड प्रॉपर्टी के आपके एडवांटेजेस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है क्योंकि कई मायने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में देखिए क्वेश्चन का लेवल जो भी रहे उसमें आपसे फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं, कुछ टर्म्स पूछे जा सकते हैं, जिस टर्म्स के हिसाब से अगर टर्म्स के बारे में जानकारी है तो आप लोग आंसर डिराइव कर सकते हैं। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, यहाँ पर एटॉमिसिटी हमने बताया। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी बता दिया, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, प्रॉपर्टी बता दिया कौन क्या काम करता है। इसके एडवांटेज हमने पढ़ा, एसिड प्रॉपर्टी के एडवांटेज। ठीक है, जैसे डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन के बाद डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ
कि अगर कोई भी चेंजेस हुआ है, ठीक है, डेटाबेस का, तो वो परमानेंट होना चाहिए, मतलब वो सेव होना चाहिए। उसके बाद कंकरेंसी कंट्रोल, ऑल प्रोसेस या ऑल ट्रांजेक्शंस हैपनिंग शुड नॉट इंटरफेयर टू ईच अदर, मतलब उनके बीच में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और रिकवरी जो एक प्रॉपर्टी है, ड्यूरेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, तो ये रहा आपका एसिड प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम लोग कल थोड़ी सी बात कर रहे थे कॉन्स्ट्रेंट की। कॉन्स्ट्रेंट जो एक प्री रिक्विजिट या प्री डिफाइंड रूल होता है, एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट वाइल इंसर्टिंग डेटा या वाइल मेंटेनिंग द रिलेशन। किसी भी टेबल को, किसी भी डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिसको कॉन्स्ट्रेंट कहा जाता है। तो कॉन्स्ट्रेंट क्यों अप्लाई किया जाता है? क्योंकि डेटाबेस को और भी एफिशिएंट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट कितने टाइप का होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक आज का हुआ, ठीक है। प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ रूल्स दैट आर अप्लाइड ऑन द टेबल। और टेबल में बेसिकली हम क्या करते हैं, फील्ड्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है। और रिलेशंस टू इंश्योर दैट द ओवरऑल वैलिडिटी, इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस टेबल इज मेंटेन्ड। डेटाबेस में जो भी डेटा सेव है वो वैलिड डेटा होना चाहिए, ठीक है। उसकी इंटीग्रिटी, उसकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए यहां पर इंटीग्रिटी कांस्टेंट यूज किया जाता है, ठीक है। डीबीएमएस में इंटीग्रिटी कांस्टेंट 4 टाइप का होता है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट 4 टाइप का होता है। डोमेन कांस्टेंट, एंटिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट एंड की कांस्टेंट। तो ये 4 टाइप का अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर देयर इन द डीबीएमएस, तो आंसर होगा आपका डोमेन कांस्टेंट, एंटिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट एंड की कांस्टेंट। इसमें सबसे पहले आपको समझना है डोमेन कांस्टेंट। तो डोमेन कांस्टेंट के लिए जो सर्टेन रूल यहां पर इंपोज किए जाते हैं कि डेटाबेस में सपोज आपके पास कोई रिलेशन है, तो इस रिलेशन में यहां पर जैसे रोल नंबर है, ठीक है, नेम है और यहां पर मोबाइल नंबर है। तो यहां पर हम ईच एंड एवरी फील्ड के लिए क्या करते हैं, ईच एंड एवरी फील्ड के लिए कुछ प्री रिक्विजिट रूल अप्लाई करते हैं। तो यहां पर इसको हम कहेंगे डोमेन कांस्टेंट या डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो डोमेन कांस्टेंट contains a certain set of rules or conditions to restrict the kind of attributes or values a column can hold in the database table। अब यहां पर अगर हम ऐसा लगाते कि रोल नंबर नॉट नल, तो रोल नंबर नल नहीं होगा। नल नहीं होगा मतलब कोई ना कोई वैल्यू इसका रहेगा ही रहेगा। नल का मतलब जीरो नहीं होता है। मोबाइल नंबर अगर हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, इसका मतलब मोबाइल नंबर यहाँ पर ब्लैंक भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन में इसको ब्लैंक रखा जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हमने यहाँ पर डोमेन में कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे डेटा टाइप ऑफ डोमेन यहाँ पर हमने लगा दिया स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो उसी फॉर्म में इंटीजर ही वहां पर उस फील्ड में आप इंटीजर वैल्यू ही डाल सकते हैं। कैरेक्टर तो आप कैरेक्टर ही डाल सकते हैं, जैसे होता है ना नेम varchar 20। तो यहां पर डोमेन कांस्टेंट का मतलब होता है कि डेटा टाइप को यहां अप्लाई कर देना, ठीक है, और यहां पर नॉट नल जैसे कांस्टेंट को अप्लाई कर देना, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कल भी कुछ पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। जस्ट अ सेकेंड। तो इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो डोमेन कांस्टेंट के बाद होता है एंटिटी कांस्टेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट का यूज किया जाता है टू इंश्योर दैट द प्राइमरी की कैन नॉट
बी नल। तो प्राइमरी की क्या होगा, किसी भी एंटिटी को, किसी भी इंडिविजुअल रिकॉर्ड, कोई भी इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है, सपोज यहां पर स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का यहां पर रोल नंबर है, ठीक है, यहां पर नेम है, ठीक है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि रोल नंबर ही इस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब एवरी रिकॉर्ड को रोल नंबर आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ऐसे में इट शुड नॉट बी नल, तो इसको हम कहेंगे एंटिटी, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड किसी एक एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, या एक एंटिटी से संबंधित क्या है, यहां पर उसका रिकॉर्ड है। तो ईच रिकॉर्ड इज इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड बाय अ प्राइमरी की, एंड प्राइमरी की यहां पर क्या होगा, अगर नल होगा तो इस रिकॉर्ड को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो डेटाबेस में, डेटाबेस विदाउट रिकॉर्ड्स तो हो ही नहीं सकता, रिलेशन बनेगा ही बनेगा, टेबल बनेगा ही बनेगा, और जब रिकॉर्ड्स बनेंगे तो एवरी रिकॉर्ड शुड यूनिकली आइडेंटिफाइड, और उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एंटिटी कॉन्स्ट्रेंट लागू होगा, जो जैसे प्राइमरी की इज यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, इसको हम कहेंगे एंटिटी कॉन्स्ट्रेंट। एक होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट होता है जब दो रिलेशन हो या दो से ज्यादा रिलेशन हो, तो उन रिलेशन के बीच में ऑलवेज क्या होना चाहिए, एक वैलिड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप फॉरेन की के केस में देखते हैं कि एक टेबल में कोई प्राइमरी की है, अन्य टेबल में वो फॉरेन की का काम करता है और भी डेटा सेव कर रहा है। तो अगर किसी एंटिटी से संबंधित, ठीक है, या किसी डेटाबेस में दो टेबल या दो रिलेशन क्या हो, दो रिलेशन एक वैलिड रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। वैलिड रिलेशनशिप मतलब क्या, वो दोनों सर्टेन डेटा किसी एंटिटी के संबंध में सेव करते हैं। तो यहां पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या हुआ, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट इंश्योर दैट देयर मस्ट बी ऑलवेज एग्जिस्ट अ वैलिड रिलेशनशिप बिटवीन द टू रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स, ठीक है। This valid relationship between the two table confirms that there is a foreign key exists in a table. तो एक फॉरेन की क्या होता है, टेबल में एग्जिस्ट होगा तभी वैलिड रिलेशनशिप मेंटेन होता है, ठीक है। इसको कहा जाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट का तो टाइप ही है आपका क्या क्या, एंटिटी डोमेन कॉन्स्ट्रेंट, एंटिटी कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, रेफरेंशियल कॉन्स्ट्रेंट या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट एंड की कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो कीज क्या है, कीज आर दरअसल सेट ऑफ एंटिटीज दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट यूनिकली। देयर कुड बी अ multiple keys in a single entity set, but out of these multiple keys only one key is act as a primary key। जैसे हमने रिलेशन में पढ़ा कि कैंडिडेट कीज बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें आपका कंपोजिट कीज हो सकते हैं, सुपर कीज एंड ऑल, ठीक है। बट यहां पर अल्टरनेट की हो सकता है, सेकेंडरी की हो सकता है, बट आउट ऑफ ऑल द कीज देयर इज अ प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी कैन contain unique and non null values in the relational database table। तो ये हो गए आपके constraint, ठीक है, constraint के टाइप, ओके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन। इसको एक बार आप लोग रिवाइज करिएगा तो क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। 1 घंटा क्लास के बाद आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, ओके। सुन पा रहे हैं आप लोग? की कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि व्हेन वी अप्लाई सर्टेन कॉन्स्टेंट, की कॉन्स्टेंट मतलब क्या, देयर आर मल्टीपल की एग्जिस्ट इन रिलेशन, एक ही टेबल में मल्टीपल कीज हो सकते हैं, अब उन की में से एक प्राइमरी की हो सकता है, तो ये की कॉन्स्टेंट है। बट यहां पर देखिए एमसीक्यूज के फॉर्म में क्या होता है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आपसे ये पूछा जाता है याद रखने वाले पॉइंट्स की कितने टाइप के क्या कॉन्स्टेंट होते हैं। गोइंग वेरी फास्ट,
सुबोध जी, मजा जब पहले नहीं आया तो अब मजा नहीं आएगा। ये मजा वाला सब्जेक्ट्स नहीं है, आपको बहुत मेहनत करना है। आप जो मजा खोज रहे हैं तो यहाँ मजा नहीं दिया जाएगा। मजा चाहिए, बताइए। कॉलेज में मजा किए 4 साल 5 साल तो मजा नहीं आया, तो अब मजा आएगा 2 महीने में। नहीं, कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि सर बस 1 महीना में पढ़ा करके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब लगवा दें। तो ऐसा होता है? बताइए। जो है, जो जिस लेवल का एग्जाम है उसको ध्यान दीजिए। सारी चीजों को पढ़ना है, 1 1.5 2 महीने में पढ़ना है। तो एक क्विक रिवीजन के हिसाब से हमें चीजों को देखना है, ताकि क्वेश्चंस, हमने पहले ही कहा आपको कि आप मेहनत करेंगे, साथ में अगर 20-25% भी अगर इन्हांस हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बस मेहनत आप भी करिए। अब नॉर्मलाइजेशन 2 दिन 3 दिन में कॉलेज में पढ़ाया जाता था, बताइए, और यहाँ पर हमें आधा घंटा में पढ़ना है। और तो हम एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, उसके ओरिएंटेड ही हम पढ़ेंगे। बट कुछ लोग सोच रहे हैं जिसको उस टाइम भी नहीं समझ में आया, वो सोच रहे हैं कि अभी समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं आएगा। आप इतना कर लेंगे कि क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ प्राइमरी फोकस है, क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन होता है क्या। इसका नाम ही नॉर्मलाइजेशन, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स टेबल है या कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, उस कॉम्प्लेक्स रिलेशन को हम बिल्कुल आसान कैसे बनाएंगे। जब आसान बनाएंगे तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा ना कि रिपीटेशन ना हो। एक ही डेटा बार बार रिपीट होगा तो रिडंडेंसी होगा। ठीक है, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब होता है अकरेंस ऑफ सेम डेटा एट मल्टीपल प्लेसेस। occurrence of same data at multiple places। मतलब रिडंडेंट, इसको मतलब ही यही हुआ कि वो रीअकर हो रहा है, बार बार एक ही डेटा मल्टीपल प्लेसेस पे हो रहा है। तो ऐसे में एक डेटाबेस को अगर हम सिंपल बनाना चाहते हैं, कंसाइज बनाना चाहते हैं, जहां पर सेम डेटा बार बार रिपीट ना हो, ठीक है, या कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, उस कॉम्प्लेक्स रिलेशन को अगर हम आसान बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन टेक्निक या नॉर्मलाइजेशन यूज होता है। ठीक है, इस नॉर्मलाइजेशन में एक आप लोग पढ़ते रहते हैं BCNF, जो आगे आप पढ़ेंगे। BCNF, वॉइड कोड नॉर्मल फॉर्म। दरअसल ये नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स जो है, ये डेटाबेस के फादर EF कोड के द्वारा दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? फादर ऑफ DBMS कौन है? फादर ऑफ DBMS EF कोड है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं, IBM के DB2 इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, फादर ऑफ DBMS है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशंस। ठीक है, शब्द मुश्किल जरूर आपको लग रहा होगा, लेकिन इस शब्द में जब आप अपना शब्द यहां डाल दें तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जो रिडंडेंसी को क्या कर रहा है? मिनिमाइज कर रहा है। जितना कम से कम हो, डेटा रिपीटेशन कम से कम होना चाहिए। ठीक है, कहां पर? टेबल्स में। तो बेसिकली ये अप्लाई कहां पे होगा? टेबल में ही तो अप्लाई होगा। कहां पे अप्लाई होगा? टेबल में, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को सेव किया जाता है रो एंड कॉलम के फॉर्म में। तो एवरीथिंग विल बी अप्लीकेबल ऑन द टेबल। तो यहां पर बात ये होता है कि व्हेन सर्टेन प्रॉब्लम अराइजेस, वो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम होता है, फिर इसकी क्या जरूरत है।
इसमें नॉर्मल फॉर्म्स यूज होते हैं। नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं कि लेवल्स ऑफ द हम कह सकते हैं कि कितने लेयर्स में हम किसी कॉम्प्लेक्स रिलेशन को डिकम्पोज करके और हम एक सिंपल रिलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म्स आर यूज्ड टू एलिमिनेट और रिड्यूस रिडंडेंसी इन डेटाबेस टेबल्स। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद ये रखना है कि नॉर्मलाइजेशन में ध्यान दिया जाता है रिडंडेंसी को कम करने के ऊपर, रिडंडेंसी कम से कम करने पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां पे? अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये बेसिक नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, यहां पर एक बात आपको कंडीशन याद रखना होता है कि ईच फील्ड शुड कंटेन ओनली अ सिंगल वैल्यू एंड ईच कॉलम शुड हैव अ यूनिक नेम। कॉलम का नाम यूनिक होना चाहिए, मतलब नेम तो वहां पर नेम सेव होगा, दूसरा नेम यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेम ऑफ द कॉलम, फील्ड शुड कंटेन ओनली अ सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू कहने का मतलब कि एट्रीब्यूट शुड नॉट बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये टेबल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। जब एक टेबल में फील्ड शुड कंटेन ओनली अ सिंगल वैल्यू एंड ईच कॉलम शुड हैव अ यूनिक नेम, देन वी कैन से कि ये टेबल जो है एक रिलेशन है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हेल्प्स टू एलिमिनेट डुप्लीकेट डेटा एंड सिंप्लीफाई क्वेरीज। डुप्लीकेट डेटा को क्या करता है, यहां पर एलिमिनेट करता है। अब यहां पर आप एग्जांपल से समझिए। सपोज कोई स्टूडेंट का डेटाबेस है, मतलब स्टूडेंट एक टेबल है। ठीक है, और वहां पर आपको दिया हुआ है टेबल जैसे रोल नंबर। ठीक है, ये तो आपको पता है यूनिक ही होता है, नेम एंड कोर्स। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें अब यहां एक बात समझिए कि जैसे रोल नंबर है 001, नेम है ABC और कोर्स है, यहां पर मान लीजिए कि एक ही पर्सन सी भी पढ़ रहा है, मतलब सी एक कोर्स यहां पे मान लिया, नॉट सब्जेक्ट, और C++। ठीक है, दूसरा यहां पर 002 XYZ C एज वेल एज DBMS। अब एक कोई रिलेशन आपको इस तरीके का फॉर्म करना है, तो अगर ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा तो इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहां पर आपको यही बताया गया है कि कोर्स मतलब एनी एट्रीब्यूट शुड कंटेन ओनली अ सिंगल वैल्यू, मतलब जो फील्ड होना चाहिए वो सिंगल वैल्यू कंटेन करना चाहिए। बट यहां पर क्या हो रहा है, मल्टी वैल्यू है, C++ भी है, CDBMS है। तो इस प्रॉब्लम को आप डिकम्पोज करेंगे तो कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं इसको, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जैसे रोल नंबर है, ठीक है, नेम है एंड कोर्स है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे यहां पर क्या हो, मल्टी वैल्यू यहां पर ना हो, मतलब मल्टी वैल्यू यहां पर एट्रीब्यूट ना हो, या फील्ड शुड नॉट कंटेन मल्टी वैल्यू, केवल सिंगल वैल्यू। तो हम यहां पर रोल नंबर 001 को हम डिकम्पोज कर सकते हैं दो बार में। 001 नेम ABC, ठीक है, एंड यहां पर कोर्स C। ठीक है, यहां पर अगेन 001 ABC हम यहां पर लिख सकते हैं C++। तो इससे क्या हुआ, रिडंडेंसी
खत्म हो गया। इसमें क्या हुआ, इस टेबल में रिडंडेंसी था और यहाँ पर क्या हुआ, रिडंडेंसी खत्म हो गया। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे 002 XYZ, यहाँ पर C, फिर 002 XYZ, यहाँ पर DBMS। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। क्या कहेंगे इसे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे 3 तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये पहला तरीका है इस टेबल को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी डेटा बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ABC ABC, XYZ XYZ, मतलब रिपीटेशंस क्या है, बहुत ज्यादा है। एक और रिप्रेजेंटेशन है इसका, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये हो सकता है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन। सेकंड रिप्रेजेंटेशन है जैसे यहां पर हम कोर्स का ही दो क्या कर लें, कोर्स को ही 2 भागों में बांट लें, मतलब 2 एट्रीब्यूट बना दें। जैसे कि रोल नंबर, ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा, रोल नंबर, नेम, और हम ये कर दें कि अगर एक ही पर्सन का 2 कोर्स है तो हम यहां पर एक कर सकते हैं कोर्स 1 और यहां पर कोर्स 2। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या सेव किया, रोल नंबर 001, नेम ABC, कोर्स C, और कोर्स 1C, और कोर्स 2 क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या दिया था, इसमें हमने दिया था C++, तो C++। ठीक है, उसके बाद 002 यहाँ पर XYZ, ठीक है, और कोर्स C DBMS। इसका मतलब है कि हमने इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये भी है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से जब रिप्रेजेंट होगा, इसका मतलब कि इसमें से कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है या कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर मल्टीपल वैल्यू है। ठीक है, और डेटा रिडंडेंसी भी क्या हो गया, यहां पर घट गया। ठीक है, तो ये जो है सेकंड रिप्रेजेंटेशन है। ओके, थर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तीसरा रिप्रेजेंटेशन ये है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही, थर्ड रिप्रेजेंटेशन। इसी टेबल को डिकम्पोज कर देना। जैसे नॉर्मलाइजेशन का मेन टेक्निक क्या है, डिकम्पोज कर देना छोटे छोटे टेबल्स में, और इसको अगर 2 टेबल में डिकम्पोज कर दिया जाए, सपोज 2 टेबल में क्या कर दिया जाए, डिकम्पोज कर दिया जाए, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, व्हेन इट इज कंपोज इनटू 2 टेबल। तो एक टेबल में क्या होगा, एक टेबल में रोल नंबर और नेम, और एक टेबल में रोल नंबर और कोर्स। ठीक है, एक टेबल में रोल नंबर नेम और एक टेबल में रोल नंबर और कोर्स, और इन दोनों के बीच रिलेशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि रोल नंबर यहां प्राइमरी की के रूप में यूज हो रहा है और यहां पर फॉरेन की के रूप में यूज हो रहा है। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस टेबल को, अब यहां देखिए 001 रोल नंबर है, नेम क्या है ABC, यहां पर 002 है, नेम है XYZ। तो यहां पर इस टेबल में हमने क्या मेंटेन कर दिया, रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, इस टेबल में रोल नंबर के साथ कोर्स को यहां डाल दिया। जैसे रोल नंबर 001 कोर्स C, रोल नंबर 001 कोर्स C++, रोल नंबर 002 कोर्स C, रोल नंबर 002 कोर्स DBMS। तो यहां पर उसी टेबल को क्या कर दिया गया, डिकम्पोज कर दिया गया 2 टेबल में। इसका मतलब है कि एक बात ही आपको ध्यान रखना है, इतना सारा चीज मैंने आपको बताया, ये समझने के लिए जरूर बताया है, लेकिन यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये सारी चीजें इतना ज्यादा ये सब चीजें आ सकता है, देखिए आने के लिए तो
अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक जो भी एक होता है ना प्रिडिक्शन की कहां तक क्या आ सकता है, इसमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो यही चीजें इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कंडीशन क्या है। कंडीशन को थोड़ा याद अगर कर लेते हैं तो काम चल जाएगा। ईच टेबल फील्ड शुड कंटेन ओनली अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आर नॉट अलाउड। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट टेक्निक है। कॉलम नेम शुड बी यूनिक एंड एट्रीब्यूट शुड बी अ सिंगल वैल्यू। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर हम 3 प्रकार के रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसी भी टेबल का। ठीक है, बताइए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे एक बात और बताइए कि जब आप लोग डीबीएमएस पढ़े होंगे अपने जीवन में, उस समय समझ में आया था कि नहीं आया था? ईमानदारी से बताइएगा कि कौन कौन था जो उस समय भी समझ में नहीं आया था। अच्छा, आया था। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, जान लिया, बस इतना बहुत है। अब यहां पे देखिए, पहले 4 साल 5 साल और 8 साल पहले किया तो बहुत कुछ है, लेकिन व्हेन वी कंबाइन एवरीथिंग टुगेदर, एक जो होता है ना कि मिक्स करके, और फिर जब हमारे सामने 2 सवाल दिखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, एक सवाल डीबीएमएस का, एक सवाल कुछ और दिखेगा फंडामेंटल का, तो वहां के लिए हमें प्रिपेयर करना है। जैसे कि हमारे सामने सब चीज एक बार में रिवॉल्व हो जाएगा। वहां था कि हाँ कल ये पेपर है या ये हमें पढ़ रहे हैं, तो वही चल रहा है, मतलब लगातार कुछ दिन वही चल रहा है, फिर जा करके एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट क्या हो जाता है कि सब चीज जो है कंबाइंड एक मैसअप टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हम लोग देखते हैं क्या है। Second normal form eliminates redundant data by requiring that each non-key attribute be depend on the primary key. This means that each column should be directly related to the primary key and not to the other columns. यहां पर एक बात समझना है आपको, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में यहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब इसको क्या कहेंगे हम, जैसे ए बी अगर दोनों ही सी पे डिपेंड है, ठीक है, ए और बी अगर दोनों सी पे डिपेंड है, इसका मतलब ए भी सी पे डिपेंड है और बी भी किस पे डिपेंड है, सी पे डिपेंड है। तो इसको कहेंगे हम पार्शियल डिपेंडेंसी। क्या कहेंगे? पार्शियल डिपेंडेंसी। एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन मैं देख रहा हूं।
तो इसमें आपको एक बात याद रखना चाहिए कि अदर देन द की एट्रीब्यूट, other than the key attribute, every attribute should be fully functionally depend upon the key attribute। ठीक है, जैसे कि यहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, फुली डिपेंडेंसी होनी चाहिए, नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये आपको याद रखना है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में डिपेंडेंसी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फुली डिपेंडेंसी होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में आ जाएगा, अभी एक एक करके हमें उतना ही करना है जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट करता है रिडंडेंट डेटा को, जिसमें ईच नॉन की एट्रीब्यूट इज, इस पॉइंट को याद रखना है, ईच नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट बी डिपेंडेंट अपॉन द ऑन द प्राइमरी की, मतलब फुली डिपेंडेंसी नॉट पार्शियल डिपेंडेंसी। ईच कॉलम शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइमरी की। ईच, और एक रिलेशन में आपको पता है, जैसे कि एक रोल नंबर है और वहां पर हमने लिखा था कोर्स, ठीक है, या स्टूडेंट कोर्स, तो यहां पर क्या होना चाहिए कि ईच एट्रीब्यूट शुड बी डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्राइमरी की। ओके, अब यहां पर देखेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म किस पे बनता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पे बनता है। इसका मतलब कि ऑलरेडी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। by requiring that all non-key attribute are independent of each other। independent of each other मतलब कि कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जितने भी एक रिकॉर्ड के फील्ड्स हैं, एवरी फील्ड इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, दिस मीन्स दैट ईच कॉलम शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइमरी की and not to any other columns in the same field। तो ये होता है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो यहां पर थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है फुली डिपेंडेंसी। जो सेकंड फॉर्म में क्या था, पार्शियल डिपेंडेंसी था, सेकंड फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी था, उसको यहां पर फुली डिपेंडेंसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी को आपको पता है रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी, मतलब बी इज एट्रीब्यूट दैट इज फुली डिपेंड अपॉन ए एंड ए इज अ प्राइमरी की, मतलब की एट्रीब्यूट है, एंड बी क्या है, यहाँ पे नॉन की एट्रीब्यूट है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको समझना है, थोड़ा सा आप समझ जाइए। जैसे सपोज एक्स वाई जेड, ये तीन एट्रीब्यूट है। ठीक है, एक्स वाई जेड यहां पर क्या है, ये तीन एट्रीब्यूट है, एक्स वाई जेड। ठीक है, मतलब यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर x पर डिपेंडेंसी y की है और y पर डिपेंडेंसी किसकी है, z की है, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है। ये कौन सा डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। लेकिन यहां पर इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म बेसिकली होना क्या चाहिए, अब मान लीजिए यहां पर x जो है, समस्या क्या आती है, थोड़ा सा समस्या समझिए। x यहां पर क्या है, प्राइमरी की है, x जो है यहां पर प्राइमरी की है, मतलब एक की एट्रीब्यूट है। ठीक है, y एंड z ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, y और z क्या है,
नॉन की एट्रीब्यूट है, मतलब यहां पर ना तो y यूनिक है, ठीक है, और ना ही z है यूनिक है। तो ऐसे में ये डिपेंडेंसी होगी, तो किसी भी रिकॉर्ड को यहां पर आप देखेंगे y या यहां पर आप देखेंगे z, तो z y पर कैसे डिपेंड रह सकता है जब y जो है ये नॉन की एट्रीब्यूट है। y क्या है? नॉन की एट्रीब्यूट है, तो यहां पर y पर डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए यहां पर x शुड बी डिपेंड अपॉन, यहां पर y शुड डिपेंड अपॉन x एंड y शुड इंडिपेंडेंटली, यहां पर आप z भी क्या होना चाहिए? नॉट y, यहां पर x z, मतलब z की डिपेंडेंसी, z क्या होगा? फंक्शनली डिपेंड होगा x पे, y भी क्या होगा? फंक्शनली डिपेंड होगा x का। तो इसको इंश्योर करता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इसको इंश्योर करता है कि बोथ या जो भी नॉन की एट्रीब्यूट है शुड बी इंडिपेंडेंटली डिपेंड अपॉन द की एट्रीब्यूट, दैट इज प्राइमरी की। तो यहां पर x और z, मतलब x पर y की डिपेंडेंसी और x पर z की डिपेंडेंसी होनी चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए। इसका रीजन क्या है? क्योंकि y इज अ नॉन की एट्रीब्यूट, z इज ऑल्सो अ नॉट यूनिक या नॉन की एट्रीब्यूट, ठीक है। तो y यहां पर यूनिक अगर होता, y अगर यूनिक होता तो डिपेंडेंसी होती, बट यहां पर x क्या है? x यूनिक है। तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद कहोगे आप लोग तो रिपीट भी कर दूंगा मैं। अब होता है वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, BCNF। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ही स्ट्रिक्टर वर्जन है, जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म ही है, मतलब उसी में स्ट्रिक्टनेस है, दैट इंश्योर दैट ईच डिटर्मिनेंट इन अ टेबल इज अ कैंडिडेट की, ठीक है। मतलब हम ये कहेंगे कि बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म, किसी रिलेशन को हम BCNF में तब बोलेंगे जब ये इंश्योर करता है ईच नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंड ओनली ऑन द कैंडिडेट की, ओनली ऑन द कैंडिडेट की। मतलब यहां पर एक बात आपको समझना है कि बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म में यहां पर केवल एक प्राइमरी की, तो प्राइमरी की तो एक ही होगा, बट देयर आर यहां पर मल्टीपल कैंडिडेट कीज, और ऐसा इंश्योर करता है कि ईच डिटर्मिनेंट इन अ टेबल इज अ कैंडिडेट की, मतलब अपने आप में क्या है? कैंडिडेट की है। जैसे कि रोल नंबर है, ठीक है, नेम है, नॉट नेम, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो यहां पर क्या है? ये दोनों क्या है? दोनों कैंडिडेट की है। इसका मतलब है कि दोनों ही यहां पर क्या है? अपने आप में यूनिक है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म में? जैसे कि ये इंश्योर करता है कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट हैं डिपेंड ओनली ऑन द कैंडिडेट की, मतलब या तो रजिस्ट्रेशन नंबर पे या रोल नंबर पे, वो किसी पे भी डिपेंड होगा, बट वो कैंडिडेट की पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रिक्टनेस प्रोवाइड करता है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या इंश्योर करता है? Fourth normal form, further refinement of boy code normal form, voice code normal form, that ensure that a table does not contain any multi-valued dependencies. Multi-valued dependencies नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ये समझिए कि अगर आपके पास नेम और मोबाइल नंबर है, आपके पास नेम है, सपोज एक बात समझिए, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी का मतलब हो गया कि कोई पर्सन है ABC और उसका 3 मोबाइल नंबर है, ठीक है, 3 मोबाइल नंबर है, मतलब किसी भी, हम ऐसा कर रहे हैं कि कोई एट्रीब्यूट है, ठीक है, और उससे रिलेटेड उसका मोबाइल नंबर जो है वो 3 है, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि ABC मोबाइल नंबर 1, ABC मोबाइल नंबर 2, ABC मोबाइल नंबर 3, तो ये 3 जो है एक ही पर्सन का 3 मोबाइल नंबर है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी हो रहा है,
मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को डिकम्पोज किया जाता है। तो इस केस में हम इसको कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं, इसको हम 3 टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक टेबल में नेम मोबाइल नंबर 1 मतलब M1, दूसरे टेबल में नेम मोबाइल नंबर 2 नेम मोबाइल नंबर 3। तो इसको क्या किया जा सकता है, 3 टेबल में डिवाइड करके यहाँ पर क्या किया जा सकता है, इसको डिपेंडेंसी को सिंगल वैल्यूड में चेंज किया जा सकता है। तो ये 4th नॉर्मल फॉर्म होता है जो BCNF का ही रिवाइंड वर्जन है। ठीक है, उसके बाद है 5th नॉर्मल फॉर्म। 5th नॉर्मल फॉर्म जो है डिकम्पोज करता है टेबल इनटू स्मॉलर टेबल्स टू रिमूव डेटा डिपेंडेंसी एंड इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी। यहां पर हमने क्या कहा, 4th नॉर्मल फॉर्म में जब मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होता है और उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसको टेबल्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं छोटे छोटे टेबल्स में। तो ये 5th नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जब ये 5th नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है तो यहाँ पर डेटा रिडंडेंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है और डेटा इंटीग्रिटी भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 1 to लेकर के 5 तक आप देखेंगे ये 5 नॉर्मल फॉर्म जो है ये क्या कर रहे हैं, ये यही काम कर रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स टेबल को, किसी भी ऐसे टेबल जहां पर समस्या किस चीज की है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की है, पार्शियल डिपेंडेंसीज की है, इन सभी समस्याओं से निकाल करके एक बड़े कॉम्प्लेक्स टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर देना जहां पर डेटा रिडंडेंसी ना हो और डेटा मतलब डेटा का रिपीटेशन ना हो और उसमें फंक्शनली जो है डिपेंडेंसी जो हो वो प्राइमरी की पर हो, ना कि अदर कीज पे हो या अन्य एट्रीब्यूट्स पे हो। इसको इंश्योर करता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ हम लोग देखेंगे तो क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पर है आपके सामने, सभी लोग आंसर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन DBMS? ए कौन आंसर कर रहा है? ए इनकंसिस्टेंट हमने कहां बताया? डी एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। मैं दोबारा जो लोग बाद में मैं बता दूं, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है बताइए? यस, डन और नॉट डन। तो चलिए ठीक है, आप लोग उसको मैंने 2-3 बार रिवाइज कराया और आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा, PDF मैं भेजता हूं इसका। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी क्या है? ये आपका ऑप्शन डी होगा, एसिड प्रॉपर्टीज का यहां पर फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस डज नॉट रेफर टू ट्रांजेक्शन स्टेट इन DBMS? ट्रांजेक्शन स्टेट, not a transaction state in DBMS. Terminated, active, partially committed, aborted. None of these. देखिए ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन दरअसल एक, जैसे हम लोग प्रोग्राम में प्रोसेस को कहते हैं ना, वैसे ही यहां पर ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो ट्रांजेक्शन कहने का मतलब ट्रांजेक्शन इज कंप्यूटेशन, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हो वो ट्रांजेक्शन है। ठीक है, जो डेटा को मॉडिफाई करता है, डेटा को एक्सेस करता है, क्या करता है,
डेटा को मॉडिफाई करता है, डेटा को एक्सेस करता है, तो इसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे, ठीक है, किसी भी प्रोसेस को। ओके, और यहां पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ दिस डज नॉट रेफर टू ट्रांजैक्शन स्टेट इन डीबीएमएस। ट्रांजैक्शन स्टेट, अभी आपको मैं बताऊं, ट्रांजैक्शन स्टेट में अगर हम बात करेंगे एटॉमिसिटी की, तो एटॉमिसिटी में क्या आता है, ऑल और नन, ठीक है, ऑल और नॉन। कंसिस्टेंसी में क्या आता है कि एग्जीक्यूशन जो हुआ उसमें डेटा करेक्ट। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें टर्मिनेटेड, कोई भी आप यहां पर देखेंगे टर्मिनेटेड जो होता है ट्रांजैक्शन स्टेट नहीं होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन आप क्या होता है, ट्रांजैक्शन टर्मिनेट यहां पर नहीं होता है, ठीक है। देखिए आइसोलेशन में यहां पर क्या होता है, पार्शियली रिजल्ट्स होता है बट वो हिडन होता है, ठीक है, पार्शियली होता है बट वो क्या होता है, हिडन होता है। जो विजिबल होता है या तो होता है वो आपका या तो कमिटेड होगा, ठीक है, यहां पर अबॉर्टेड भी होता है, ठीक है, तो यहां पर आंसर टर्मिनेटेड होगा, मोस्ट उपयुक्त आंसर, ठीक है। इसको मैं एक बार देख भी लूंगा। ओके, नेक्स्ट है सम ट्रांजैक्शंस में नॉट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, दीज ट्रांजैक्शंस आर नोन एज। इसको मैं रीचेक करूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं रीचेक करके कल आपको बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट है सम ट्रांजैक्शंस में नॉट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, दीज ट्रांजैक्शंस आर नोन एज। Some transactions may not complete their execution successfully. These transactions are known as closed, terminated, aborted, all none of these. इसको aborted कहा जाता है। क्या कहा जाता है, aborted। ना तो कोई closed होता है ना ही terminated होता है, क्या होता है, aborted होता है। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एसिड प्रॉपर्टी का क्या पूछा था, ये चार एसिड प्रॉपर्टी, इनका फुल फॉर्म है ACID, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। आज का पहला टॉपिक यही था। आप लोग अगर जो लोग बाद में आए इसको देख लीजिएगा, ठीक है, यहीं से शुरू हुआ था क्लास। नेक्स्ट है रिलेशन स्कीम इज इन फिल इन द ब्लैंक्स, ये स्कीमा है, स्कीम हो गया है। और रिलेशन स्कीमा मतलब टेबल इज इन fill in the blanks if it is in the first normal form and if all non-prime key are fully functionally depend upon the primary key। ये भी आप लोग आंसर कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। A relation schema is in fill in the blanks if इट इज इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। पहला कंडीशन क्या, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। एंड ऑल नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंड अपॉन द प्राइमरी की। तो दिस इज सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट है व्हाट सॉफ्टवेयर पैकेज आर कॉमनली यूज्ड फॉर बिजनेसेस दैट हैव टू ट्रैक एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड इन्वेंट्री। What software packages are commonly used for businesses that have to track extensive list of clients and inventory? Special purpose package, custom made program, single function application package, data management packages.
ट्रैक एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड इन्वेंटरी, तो यहां पर क्या होगा, डेटा मैनेजमेंट पैकेज होगा। क्या होगा, डेटा मैनेजमेंट पैकेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पीरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड, बताइए। Periodically adding, changing and deleting file records is called updating. Option A, update करना। Next, a set of programs that handle firm's database responsibilities is called a, अरे ये तो वैसे ही तो पीछे वाला क्वेश्चन भी इसी का है, क्योंकि डीबीएमएस के ठीक ठाक क्वेश्चन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में पूछे जाते हैं। वहां भी 5 ऑप्शन होता है, आप लोगों को शायद पता होगा जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, लिया होगा पहले। आईबीपीएस का जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है उसमें भी 5 ही ऑप्शन होता है। A set of programs that handle firm's database responsibilities is called a database management system, database processing system, data management system, all of the above. देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट हैंडल्स फर्म्स डेटाबेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करता है, तो ये इनमें से कोई भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस प्रोसेसिंग सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी। ठीक है, गलत होगा तो घबराइएगा मत आप लोग। A top to bottom relationship among the items in a database is established by a, top to bottom relationship among the items in a database is established by, हायरार्किकल स्कीमा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप सभी लोगों का जवाब सही है, कुछ लोगों को छोड़ करके। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स, एब्स्ट्रैक्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए एब्स्ट्रैक्शन जो है पूरी प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, और एब्स्ट्रैक्शन मतलब एब्स्ट्रैक्शन एक नॉर्मल वर्ड भी है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि केवल किसी भी चीज के इसेंशियल फीचर को बताना, उसके बैकग्राउंड को क्या कर लेना, हाइड कर लेना, बैकग्राउंड को क्या कर लेना, हाइड कर लेना। तो यहां पर द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इसेंशियल फीचर्स ऑफ समथिंग विदाउट इंक्लूडिंग मच डिटेल, मतलब उसके डिटेल को इंक्लूड ना करना, हाइड कर लेना। ऑप्शन ए होगा, इसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है विच कमांड इज आर यूज्ड टू रीडिफाइन अ कॉलम ऑफ द टेबल इन SQL। एक कॉलम को रीडिफाइन करने के लिए, मतलब कॉलम को चेंज कर सकते हैं हम, नेम को, ठीक है, इसमें क्या यूज किया जाता है, कौन सा कमांड? कॉलम को रीडिफाइन करना मतलब दोबारा से कॉलम इंसर्ट करना। यहां पर क्या यूज होगा, यूज होगा ऑल्टर टेबल कमांड। क्या यूज होगा, ऑल्टर टेबल कमांड यूज होगा। नेक्स्ट है इन अ रिलेशनल स्कीमा ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स कॉल्ड, रिलेशनल स्कीमा ईच टपल, टपल मतलब रोज, इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स, तो फील्ड्स को क्या कहा जा सकता है, फील्ड्स को डोमेन्स भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, डोमेन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द DBMS is referenced to as, the language used in application programs to request data from the DBMS, मतलब DBMS के डेटा को प्रोसेस करने के लिए और उसे एक्सेस करने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए और उसे प्रोसेस करने के लिए क्या यूज किया जाता है,
एक्सेस करना और उसे प्रोसेस करने में हमें क्या यूज होता है? अपडेट करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, ये सब कमांड यूज होता है ना। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या होगा? ऑप्शन ए डीएमएल होगा इसका आंसर, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस इज प्रोसेस्ड और मैनिपुलेटेड यूजिंग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल कमांड्स। ओके, a fill in the blanks does not have a distinguishing attribute if its own and mostly are dependent entities which are part of some another entity. डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट मतलब कि एट्रीब्यूट जो क्या है? डिपेंड है दूसरे पे। ये एंटिटी क्या होंगे? वीक एंटिटी होगा। आंसर इज ऑप्शन ए, वीक एंटिटी। नेक्स्ट है विच डेटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर। विच डेटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर्स? एक्सटर्नल, इंटरनल, फिजिकल, कॉन्सेप्चुअल, नन ऑफ दिस। Which database level is closest to the users? External, internal, physical, conceptual, none of these. External level. Which among these is incorrect for relations? Which among these is incorrect for relations? इनकरेक्ट पूछा गया है। देखिए, रिलेशन टेबल होता है, ये तो सही है। टपल रो को ही टपल कहते हैं, एट्रीब्यूट कॉलम को कहते हैं। डिग्री, यहां पर डिग्रीज आर मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, नॉट नंबर ऑफ टपल्स। नंबर ऑफ टपल्स तो ये कार्डिनलिटी होता है, कार्डिनलिटी इन अ रिलेशन, इसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो यहां पर ओनली वन, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो कल भी बहुत सारे क्वेश्चंस किया जाए, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आपको पता है इतना वास्ट एरिया है, इतना सारा चीज है। एंड 5 ऑप्शन कर दिया गया, और आपने देखा यहाँ IBPS SO के क्वेश्चन से फिर कंपाइल किया बहुत सारा, कि थोड़ा सा लेवल अप हो। ठीक है, तो इस पर इसका जो है हमारे पास पूरा सेट है, तो इसको मैं चाहता हूं कल कराऊं। ठीक है, ठीक है, तो बाय बाय, आज इतना ही, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस करिए।